बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल रात पाकिस्तान अडियाला जेल में 3 दहशतगर्द पकड़े गए जो कि अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। उनके पास बड़ी तादाद में असला था, गोला बारूद थे, हैंड ग्रेनेड थे और अडियाला जेल का नक्शा भी मौजूद था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस वालों की। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि 3 दहशतगर्द पकड़ लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्द इतनी आसानी से अडियाला जेल तक पहुंच कैसे गए, रावलपिंडी में आ गई कैसे। मतलब सिक्योर बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने आराम से। अडियाला जो कि रावलपिंडी में है, रावलपिंडी कहाँ है? रावलपिंडी बराबर में है इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत, आपके वफाक के बराबर में, जिसको जुमा शहर कहा जाता है वफाक का। उधर रावलपिंडी, रावलपिंडी जो कि 80 से 90% कैंट का एरिया है। इतनी आसानी के साथ वहां पे दहशतगर्द पहुंच गए। अब इस गफलत का जवाब तलबी किससे की जाए? कौन देगा आवाम को इस गफलत का जवाब? क्योंकि यहाँ पे तो सब फिरौन और खुदा बने बैठे हैं। और अब ये कहना कि जी दहशतगर्द थे, दहशतगर्दी की कार्रवाई करने चाह रहे थे, तो पहले आपने देखा है इलेक्शन से पहले ये सारी दहशतगर्दी की कार्रवाई केपीके में और इधर उधर हम सुन रहे थे, मियांवाली में हो रही है, एयरबेस में हो रही है, हर जगह हमने दहशतगर्दी की कार्रवाई सुनी। फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के चंद दिनों तक बड़ा सुकून रहा। लेकिन फिर अचानक जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो अडियाला जेल में शुरू हो गई। अभी न्यूज चली कि अडियाला जेल में जी कैदियों की आपस में लड़ाई हो गई और एक का कत्ल हो गया। अब ये वाली खबर चल रही है। आवाम जो है ना पहले इन सब चीज़ों में या टैक्टिक्स में आती थी, लेकिन जो अभी मैं सोशल मीडिया मैंने पूरा देखा है, बाकी थ्रेड्स पढ़ रही थी, लोगों के राय जान रही थी, तो इस जो कुछ भी है दहशतगर्दी का जो हुआ और पकड़ लिया गया, तो लोग इसको, अवाम इसको टोपी ड्रामा कह रहे हैं। लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे, लोग नहीं मान रहे कि वाकई में कोई दहशतगर्द आया था। लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ प्लांटेड है। और ये क्यों कर रहे हैं? इसके कोई ना कोई अगराज जो मकासद हैं, कोई ना कोई मकसद है। तो क्या मकसद हो सकता है कि सारी ये कार्रवाई अडियाला जेल में ही की जाए? क्योंकि इस वक्त अडियाला जेल में पाकिस्तान का सबसे कामयाब मकबूल तरीन लीडर मौजूद है, इमरान खान। तो क्या इमरान खान को डराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है? मुझे नहीं लगता कि आप इमरान खान को डराने के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी तो कॉमन सेंस सब में मौजूद है कि इमरान खान डरने वाला नहीं है। क्योंकि अगर वो डरने वाला होता ना, तो जब उस पर कातलाना हमला हुआ था वो तभी डर जाता, वो तभी पीछे हट जाता। तो इमरान खान तो डरने वाला नहीं है। तो फिर क्या मकासद हो सकता है? मतलब इमरान खान को सिक्योरिटी रीजंस बनाकर आप यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हो बनी गाला, या फिर शायद इस शहर से बाहर किसी और शहर में आप शिफ्ट करना चाहते हो? क्या मकसद हो सकता है? लेकिन मकसद जो भी हो, इस वक्त ये बात तो क्लियर है कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। और उसके लिए इमरान खान की वो जो पीटीआई की क्यादत जो कि बाहर मौजूद है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई की क्यादत, स्पेशली जो पंजाब की क्यादत है, उसका जो ट्रैक है ना वो चेंज हुआ है। लोगों ने, आवाम ने, जो लोग बैठे हुए हैं, जो असेंबलियों में पहुंचे हैं, उनको वोट मीशत को ठीक करने, आलू प्याज के लिए नहीं दिया था। उनको वोट एक वजह से पड़ा था, और वजह ये थी कि इमरान खान की रिहाई, रिलीज इमरान खान। लेकिन अगर आप देखें कि जो पंजाब की लीडरशिप है उसका फोकस डाइवर्ट है, वो 100% फोकस नहीं कर रही। तो क्या ये पंजाब की लीडरशिप में आप समझ लें कि टेक ओवर हो गई है, धोखेबाजी है? इसको हम किस तरह लें? क्योंकि बैकफुट पे खेल रही है। कभी अली मोहम्मद का बयान आ जाता है कि जी हमें बैठना चाहिए, और जिनको उसने गद्दार कहा है, जिसको मुल्क दुश्मन कहा है, जिनसे उसने कहा है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, इमरान खान ने जिनके बारे में ये कहा, उसको जी मोहम्मद अली साहब ने बड़ी आसानी से साथ कह दिया कि जी लीडर है, मिलकर बैठकर बातें करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो लीडरशिप है वो किसी और चीजों पर तो कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इररेलेवेंट पे, जिससे आवाम का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना आवाम को कोई दिलचस्पी रखती है, लेकिन उस पर वो उनकी लीडरशिप बात कर रही है। लेकिन इमरान खान को रिहाई के लिए लीडरशिप, तमाम लीडरशिप उस तरह आवाज नहीं उठा रही जिस तरह उसको आवाज उठानी चाहिए, और जिस वजह से उनको वोट पड़े हैं। तो ये आप देख लीजिए कि
ये लीडरशिप क्या हाईजैक हो गई है पीटीआई, या उसमें वाकई में कुछ जिसे कहते हैं ना डाल रहे हैं लोग, बंदे अपने अपने डाल रहे हैं, जिसे कह रहे हैं इंजेक्ट कर रहे हैं अपने बंदे, ताकि लोगों को खामोश करवाया जा सके, उनकी आवाज़ें बंद करवाई जा सके। लेकिन क्या अवाम खामोश बैठेगी? क्योंकि अवाम ने वोट इमरान खान की रिहाई के लिए दिया है। तो अगर ये लोग भरपूर आवाज़ इमरान पीटीआई की क़यादत आवाज़ नहीं उठाती तो फिर अवाम क्या एक्शन लेगी? क्योंकि इमरान खान कैदी नंबर 804 जो अडियाला जेल में सजा काट रहा है, वो एक अनफेयर ट्रायल, जुडिशियल ट्रायल की बुनियाद पर उसको सजाएं दी गई हैं। और आप ये देखें कि काजी फाइज ईसा साहब को 50 साल पहले भुट्टो के साथ अनफेयर जुडिशियल ट्रायल हुआ था, वो नजर आ गया और उस पर उन्होंने फैसला सुना दिया कि भुट्टो के साथ जी अनफेयर जुडिशियल ट्रायल की बुनियाद पर उसको सजा दी गई थी, गलत सजा दी गई है उसको। तो भुट्टो को सजा किसने दी थी? भुट्टो को सजा दी थी जियाउल हक ने। और जियाउल हक कौन है? जियाउल हक वो शख्स है जिसने शरीफ खानदान की सियासत का रास्ता हमवार किया। जियाउल हक वो शख्स है जिसकी उंगली पकड़कर नवाज शरीफ सियासत की पहली सीढ़ी चढ़े। जियाउल हक वो शख्स है जिसने नवाज शरीफ को तोहफे में पंजाब दे दिया और आज तक वो तख्ते लाहौर को अपना हक समझते हैं। वो समझते हैं कि तख्ते लाहौर पे राज करने का सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली का ही हक है। और इस जियाउल हक ने, जिसने शरीफों की सियासत हमवार की, उस जियाउल हक ने भुट्टो कौन? भुट्टो जो कि अभी बिलावल जरदारी, जिन्होंने अपने नाम के आगे भुट्टो भी लगा दिया है, उनका नाना है। और बिलावल भुट्टो ने उस शख्स के साथ बैठ गए हैं जिन्होंने भुट्टो को जिसे अनफेयर जुडिशियल ट्रायल में फांसी चढ़ा दी है। तो सिर्फ क्या भुट्टो लगाकर कोई हकीकी वारिस बन जाते हैं, या हम किसी का भी नाम अपने आगे लगा लें तो क्या हम उसके हकीकी वारिस बन जाते हैं? क्या बिलावल भुट्टो, जरदारी भुट्टो, अगर भुट्टो के हकीकी वारिस होते तो क्या वो अभी शरीफ फैमिली के साथ बैठते, पावर शेयरिंग करते? लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लगता है कि हाँ, वाकई में वो भुट्टो की जानशीन है, क्योंकि उनकी लेगेसी आगे लेकर बढ़ रहे हैं। क्योंकि भुट्टो ने जब मुजीबुर रहमान जीत चुके थे जमहूरियत में, जमहूर की आवाज़ के मुताबिक मुजीबुर रहमान जीते थे, लोगों ने जो अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया था, मुजीबुर रहमान को जिता दिया था, तो वो रिजल्ट, वो जीत तस्लीम करने से भुट्टो ने इनकार कर दिया था। और भुट्टो ने नहीं मानी थी उनकी जीत। उन्होंने जमहूर की आवाज़ को दबा दिया था और उसके वक्त उनके साथ याहिया मौजूद थे। तो लगता है कि उन्होंने भी अपने नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए इस वक्त जमहूर की आवाज़ को दबाया, क्योंकि इस वक्त के याहिया उनके साथ है और उस शख्स के साथ बैठ गए जिसके शख्स के साथ जियाउल हक था। तो आप ये देख लें कि हिस्ट्री तो वही चल रही है, वही ख़ानदान है, वो 50 साल पहले जो ख़ानदान आए थे वही आज भी हमारे साथ है। वही ख़ानदान ने हमेशा अपने इक़्तिदार के लिए याहिया ज़ियाउल हक का सहारा लिया और आज भी यही ख़ानदान अपने हक के लिए आज के याहिया और आज के ज़ियाउल हक का सहारा ले रहा है। लेकिन आवाम की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। मईशत, लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब अदलिया से लोग कहते हैं कि इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जब बार कौंसिल में अभी जो हुआ है कल, उसमें आपके फाइज ईसा साहब कहते हैं आप अदलिया की तरफ ना देखें, आप पार्लियामेंट की तरफ देखें। तो इसका मतलब है अदलिया किसी काम की नहीं है। हम ताले लगा दें, हमें आईनी तकाज़ों के पूरा करने के लिए या आईनी हक के लिए पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? और जिस तरह आपका इस्तकबाल हुआ है, वो एक जो है ना, जिस ज़मीर, जिसकी इज्जत होती है, उसके लिए बड़ी क्लियर मैसेज था कि वो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इज्जत, बेइज्जती ये सब मैटर नहीं करता। मैटर अपने मफादात करते हैं। मैटर करता है वो गेम जो कि शुरू हुआ है और जिसको इख्तिताम लाजमी करना है, चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी की इज्जत जाए। लेकिन बात यह है कि अवाम की आवाज़ को दबाना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अवाम, अब आप उसको लॉलीपॉप नहीं दे सकते, आप
اس کو ڈرا نہیں سکتے، آپ اس کو دھمکا نہیں سکتے، کیونکہ آپ یہ سب کچھ کر کے دیکھتے ہوئے آ رہے ہو، لیکن آپ عوام کو خاموش نہیں کروا سکے۔ لیکن آپ نے جتنا عوام کو ڈرایا 9 مئی کے بعد، جس طریقے سے ظلم ہوا اور عوام کو ڈرایا، تو اگر وہ ڈر جاتی تو وہ 8 فروری کو انتخابات میں حصہ نہ لیتی، ووٹ نہ ڈالتی، اپنے حق کا، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتی۔ تو پھر جو ابھی شہباز شریف جو کہ مسلط شدہ وزیر اعظم ہے، کیونکہ وہ جمہور کی رائے سے نہیں بنے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں، زبردستی کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آتے کے ساتھ پھر کہا کہ 9 مئی کو جو بھی ہے کردار ان کو ہم نہیں بخشیں گے۔ تو بھئی 9 مئی کا بیانیہ تو آپ کے اپنے لوگوں نے دفن کر دیا ہے۔ 9 مئی کی جو کہانی تھی وہ مولانا فضل الرحمان ولی خان نے خود بتا دی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ جو آپ کو پچھلے جو آپ 16 ماہ حکومت کر کے گئے ہیں، آپ کو لے کر آئے، تو انہوں نے اس کی جو بھی اصلیت تھی وہ تو خود کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیے۔ تو اب آپ 9 مئی کے بیانی کو لے کر آگے نہیں چل پائیں گے، معیشت آپ سے چلے ہی نہیں، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں نہیں۔ دو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب نے بھئی پوری دنیا سے ان کو آ گئے کانگریچولیشنز کے، لیکن کانگریچولیشنز کا آنا اور انویسٹمنٹ کا ہونا فرق بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سعودی عرب نے آپ کو مبارکباد تو دے دی ہوگی، لیکن انویسٹمنٹ اس نے انڈیا میں جا کر دی ہے۔ یو اے ای والوں نے آپ کو مبارکباد تو دے دی ہوگی، لیکن اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ انڈیا میں کر رہا ہے۔ تو وہ مبارکبادیں لینا اور ملک میں انویسٹمنٹ لانا، ملک میں کام ہونا، معیشت چلانا، ملک سدھارنا الگ بات ہوتی ہے، اور آپ یہ ملک اسی وقت آگے لے چل سکیں گے جب عوام آپ کے ساتھ ہوگی، اور انفارچونیٹلی عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔